हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो है टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोर्चुगीज प्रेजेंस इन इंडिया। देखिए, पोर्चुगीज पहले यूरोपियन पावर थी जो इंडिया के अंदर जो आई थी, राइट। वास्को डी गामा, हम सब जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा इंडिया एंटर करे। लोकल रूलर जो उस टाइम केरला में प्रेजेंट थे वो थे जैमोरिन। उन्होंने जो है वास्को डी गामा का वेलकम करा और उनको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सेप्टेंस दी, ताकि उसका मेन रीज़न ये था कि हम जो है हमारे ट्रेड रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और हमारे लोकल मर्चेंट्स को उसका काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी इकोनॉमिक एडवांटेज मिल सके। तो उसके कंटेक्स्ट में, पोर्चुगीज़ कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स हम देखते हैं। पोर्चुगीज़ ने ग्रेजुअली जो है इंडिया के ऊपर जो है अपनी पावर दिखाना शुरू करा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमें देखने को मिला जब 1510 में जो है पोर्चुगीज़ ने गोवा को कैप्चर कर लिया, राइट। लेकिन ग्रेजुअली जब दूसरी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई तो पोर्चुगीज़ को जो है ब्रिटिशर्स के सामने जो है हथियार जो है रखने पड़े, हार माननी पड़ी। और स्लोली स्लोली जो है पोर्चुगीज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है साइड लाइन हो गए मेन पॉलिटिकल टसल से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू एस्टैब्लिश कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया विद वास्को ड गामा लैंडिंग एट कैलिकट इन 1498। द स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट ना। बस बहुत सिंपल स्टेटमेंट है और बहुत सही स्टेटमेंट है। द सिटी ऑफ गोवा रिमेन्ड अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल अंटिल 1961। ये बिल्कुल सही है। देखिए, 19 पोर्चुगीज लास्ट यूरोपियन पावर थी जो इंडिया को छोड़ के गई थी। 1961 में ऑपरेशन विजय से जो है हमने पोर्चुगीज को कम्प्लीटली इंडिया से जो है बाहर निकाल दिया था, गोवा और दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली जैसी टेरिटरीज से, मेकिंग द लास्ट मेजर कॉलोनियल पोजीशन इंडिया टू बी फ्रीड। द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी मच राइट। The Portuguese introduced the cultivation of cashew and tobacco in India. Cashew और tobacco ये दो मेजर ऐसी क्रॉप्स हैं जो इंडिया में पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस की थी, राइट। कैशू का एक पर्पज़ ये भी था इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का कि इससे जो है इरोजन बहुत कम हो जाती है, राइट। कैशू जहाँ पे आप प्लांट करते हैं, राइट। तो कैशू और टोबैको जो आज के टाइम में दो बहुत बड़ी मेजर प्रोडक्ट्स हैं, इन क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया था पोर्चुगीज ने इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Fourth, the Treaty of Bassein marked the end of Portuguese rule in Mumbai. This is not right. Treaty of Bassein जो है ये मराठा और ब्रिटिशर्स की जो वॉर्स थे, एंग्लो मराठा वॉर्स, उनको एंड करने के लिए ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी। तो इसमें पोर्चुगीज का तो कोई रोल है ही नहीं। दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच फॉल्स। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि करेक्ट कितने हैं। अब हमने सिर्फ तीन देखे हैं पीछे जो करेक्ट हैं, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। So answer will be option C, 3 only. Now, second question. Consider the following statements about Dutch presence in India. देखिए, डच जो यूरोपियन पावर थी, इसका प्राइमरी मोटिव जो इंडिया में आने का था वो ट्रेड ही था। दे वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन रूलिंग इंडिया एज सच। वो रूल नहीं करना चाहते थे कभी इंडिया को। एंड फर्दर ऑल्सो उनका जो प्राइमरी ट्रेड जो इंटरेस्ट था वो भी इंडिया में ना होके साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी था। सो दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन साउथ ईस्ट एशिया। बट फिर भी कुछ ऐसे कंटेस्टेशंस हुई, कुछ ऐसे वॉर्स हुए जो ब्रिटिश और जो है डच के बीच में हुए, राइट। और जिसकी वजह से फाइनली ब्रिटिशर्स ने जो है डच को बुरी तरीके से हरा के भेज दिया था। दो बैटल फेमस है इसमें, बैटल ऑफ बितार एंड बैटल ऑफ कोलाचिल, जिसमें जो है डच ब्रिटिशर्स के सामने हारे और वो जो कम्प्लीटली जो है इंडिया से अपने स्टेट्स को छोड़ के और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मूव कर गए। तो कुछ स्टेटमेंट्स इसके कंटेक्स्ट में हम देखते हैं। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्रोनिम है वीओसी, established its first factory in India at पुलिकट। ये बिल्कुल सही है। कोरोमंडल कोस्ट पे जो है पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी डच ने अपनी। द सेकंड स्टेटमेंट इज द डच डिफीटेड द पोर्चुगीज इन द बैटल ऑफ स्वेले एंड टुक कंट्रोल ऑफ की ट्रेड पोर्ट्स इन वेस्टर्न इंडिया। देखिए, बैटल ऑफ स्वेली में डच का कोई लेना देना ही नहीं है। बैटल ऑफ स्वेली जो हुई ये पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई एक मेजर बैटल है, जिसमें ब्रिटिश ने पोर्चुगीज को डिफीट करा था पूरे तरीके से। तो यहाँ पे डच का कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Now, third statement is the Dutch were primarily interested in the spice trade and focused their operation on eastern coast and Indo-Asian archipelago. Now, this statement is very much right. हमने शुरू में इसी की बात करी थी कि वो जो है प्राइमरली एक तो ईस्टर्न कोस्ट में फोकस थे, उनके मेजर जो ट्रेड पॉइंट्स हैं वो भी आपको ईस्टर्न कोस्ट पे ही दिखेंगे, और उनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट था वो इंडोनेशियन आर्चिप्लागो में था। तो थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट। The Dutch lost their influence in India after the defeat by British in Battle of कोलाचिल। ये बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ कोलाचिल में जो है डच जो है फाइनली ब्रिटिशर से हारे थे और बहुत बहुत बुरी डिफीट हुई थी, जिसके बाद उन्होंने जो है इंडिया में अपना पूरा कंट्रोल लूज कर दिया था। तो हेयर उसने पूछा है करेक्ट, तो करेक्ट यहाँ पे जो है
फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट राइट, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट एंड फोर्थ स्टेटमेंट, तो तीन स्टेटमेंट्स हैं जो यहाँ पे करेक्ट हैं. सो आंसर इज सी, 3 ओनली. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रेंच प्रेजेंस इन इंडिया. नाउ फ्रेंच जो है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी बन के, बट फ्रेंच और ब्रिटिश जैसे पोर्चुगीज और स्पेनिश के बीच में जो है एक इनिशियल एग्रीमेंट हो गया था कि आप जो है अटलांटिक ओशन के वेस्ट की तरफ आप जो है अपने फोकस बढ़ाएंगे और हम ईस्ट की तरफ बढ़ाएंगे, एक दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे. ऐसे फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में कोई खास समझौता हुआ नहीं. उन्होंने बहुत फियर्स जो है कंटेस्टेशन लड़े, चाहे वो इंडिया हो या फिर वो अमेरिकाज हो. राइट, अमेरिका में भी उनके बहुत सारे बैटल्स हुए, यूरोप में भी उनके बैटल्स हो रहे थे और इंडिया में भी कर्नाटिक वॉर्स के थ्रू वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे. फाइनली ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को डिफीट करा और फ्रेंच को जो है ये इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा. कंप्लीटली वो नहीं गए इंडिया से, कुछ टेरिटरीज थी जिन पे उन्होंने कंट्रोल बनाया रखा, जैसे पुडुचेरी जैसी टेरिटरीज, राइट, जहाँ पे फ्रेंच रहे. और बाद में वो सभी टेरिटरीज जो है उन्होंने बिल्कुल शांति से जो है जो टेरिटरीज थी एग्रीमेंट्स के थ्रू इंडिया को ट्रांसफर कर दी थी. तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ लुइस, ये बिल्कुल सही है. लुइस 14 के टाइम पे जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 17th सेंचुरी में. compete with British and Dutch trading companies, very much right. French made Pondicherry their main settlement and administrative headquarters in India, ये भी बिल्कुल सही है, right. The French successfully defeated the British in the Third Carnatic War and gained control of Bengal. देखिए सबसे पहली बात तो ये काउंटर इंट्यूटिव होगी स्टेटमेंट. पहली बात तो वो बात कर रहा है थर्ड कर्नाटिक वॉर की. कर्नाटिक वॉर्स जो है साउथ इंडियन पेनिनसुला में लड़े गए हैं, बंगाल का तो उनसे कोई लेना देना है ही नहीं. और दूसरा, बंगाल में ब्रिटिशर्स को किसी ने भी नहीं हराया था. बंगाल में ब्रिटिशर्स ने अपनी माइट शो करी थी, राइट. तो ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Despite military setbacks, the French retained control of their Indian settlements even after India's independence until they were ceded to India in 1950. ये बिल्कुल सही है. 1954 में जो है डी फैक्टो कंट्रोल हमारे पास आ गया था पुडुचेरी का, और 1962 में जो है लीगली पुडुचेरी हमें ट्रांसफर कर दी गई थी. फोर्थ स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट. स्टेटमेंट गलत सिर्फ कौन सी है? थर्ड स्टेटमेंट है. पूछा क्या गया है? करेक्ट पूछा गया है, तो 3 सही है. तो अगेन आंसर इज आंसर ऑप्शन सी. Consider the following statement regarding the arrival and establishment of British in India. British again the colonizers, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इंडिया के ऊपर अपना क्रूअल कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश करके रखा, जिसको हमने फाइनली जो है 1947 में हम जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं उन्हें देखते हैं. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश एट सूरत इन 1612. ये बिल्कुल सही है. जहांगीर के टाइम में उनका पहला ट्रेडिंग पोस्ट इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट. देखिए ऐसी स्टेटमेंट ज़रूरी होती हैं क्योंकि ज़्यादातर सिविल्स में जो है ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पहले कौन आया, कब आया, कौन से जो है एम्परर उस टाइम पे मोनार्क जो है रूल कर रहे थे कंट्री के अंदर, राइट. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं अगर आपने जो है इनको सिर्फ एक बार पढ़ रखा हो. द सेकेंड स्टेटमेंट इज द इनिशियल ब्रिटिश कॉमर्शियल ऑपरेशंस फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग द स्पाइस ट्रेड फ्रॉम साउथ वेस्टर्न इंडिया, but competition from the Dutch East India Company forced a shift to textile trade on the Coromandel coast. ये भी बिल्कुल सही है. जो इनिशियल ब्रिटिश कॉमर्शियल ऑपरेशंस थे वो फोकस थे साउथ वेस्टर्न इंडिया पे, लेकिन बाद में वही ऑपरेशन जो है टेक्सटाइल पे जो है शिफ्ट हो गए थे बिकॉज डच वर वेरी मच प्रेवलेंट इन दी स्पाइस फील्ड, राइट. सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. द आइलैंड ऑफ बॉम्बे was acquired by British as a result of Anglo-Mughal war. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. आइलैंड ऑफ बॉम्बे एक्वायर नहीं हुआ था, वो ट्रांसफर किया गया था. बेसिकली प्रिंसेस कैथरीन और किंग्स चार्ल्स के बीच में जो है एक मैरिटल रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे और पोर्चुगीज ने आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो है ब्रिटिशर्स को दहेज के रूप में दिया था, डाउरी के रूप में दिया था, राइट. सो थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी मच इनकरेक्ट. ये बिल्कुल गलत है. A significant milestone in the company's privileges came in 1770 when Emperor Farooq Siyar issued, ये बिल्कुल राइट, granting rights जो हैं फारूक सियार ने, एम्पर फारूक सियार ने जो है लेटर मुगल्स में बहुत जो है क्रूशियल एम्पर हैं फारूक सियार, उन्होंने ग्रांटिंग राइट्स दे दिए थे ब्रिटिशर्स को जिससे उन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के जैसे राइट्स मिल गए थे, राइट. तो उसकी वजह से बहुत बड़ा माइलस्टोन था ब्रिटिशर्स में. ब्रिटिशर्स को इनिशियल पावर यहीं से मिली, इसके बाद उन्होंने बंगाल के कॉन्क्वेस्ट में उनको जो है बहुत ज़्यादा आसानी रही, राइट. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट. नाउ इसने कहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. अब यहाँ पे करेक्ट क्या है? फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड है और फोर्थ करेक्ट है. सो ऑप्शन राइट आंसर इज बी, 1, 2 एंड 4 ओनली.
मैच द फॉलोइंग पोर्चुगीज गवर्नर्स ऑफ इंडिया विद देयर की अचीवमेंट्स। हमारे सामने कुछ फेमस पोर्चुगीज गवर्नर्स के नाम लिखे हैं, हम जो है बताना है कि इन पोर्चुगीज गवर्नर्स के नाम और इन्होंने अपने टाइम पे क्या फेमस चीज़ यूज़ करी, तो ये हमें बतानी है यहाँ पे लिखी हुई। फ्रांसिस डी एल्मीडा ने इंट्रोड्यूस करी थी ब्लू वाटर पॉलिसी एंड नेवल डोमिनेंस, बिल्कुल सही है। ब्लू वाटर पॉलिसी और नेवल डोमिनेंस को लेके आने वाले फ्रांसिस डी एल्मीडा ही थे। उन्होंने ही कहा था कि अगर आपको इंडिया के ऊपर कॉन्क्वेस्ट करना है तो आपकी जो है वाटर में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा मानी जानी होनी चाहिए, जिससे आप वाटर में पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हो और पूरी ईस्ट इंडिया जो इंडिया है उसकी वेस्टर्न कोस्ट को हाईजैक कर सकते हो। तो वहाँ पे पावर जो है एस्टैब्लिश करनी बहुत आसान हो जाएगी। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्फोंसो डी एल्बुक्यूर्को, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा एंड एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, ये बिल्कुल सही है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा 1510 में हुआ था। अल्फोंसो डे एल्बुक्यूर्को जो है उस टाइम पे पोर्चुगीज गवर्नर थे जिनकी जो है अंडर ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा कंप्लीट हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड इज नीनो डा कूना, ट्रांसफर ऑफ पोर्चुगीज कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा। नीनो डा कूना जो है इन्होंने पोर्चुगीज कंट्रोल को, पूरे कंट्रोल को जो है स्ट्रेंथन करके और जो है एक साथ कर दिया था, राइट, यूनिफाइड कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं उसमें, राइट, पूरी उसमें पोर्चुगीज की इंडियन हिस्ट्री में। सो ये बिल्कुल सही है। ट्रांसफर ऑफ पोर्चुगीज कैपिटल कोचीन से जो है गोवा लेके चले गए थे वो पोर्चुगीज कैपिटल को, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वो गोवा में शिफ्ट हो गया था। डोमा हाउ दे कास्ट्रो डिफीटेड ओटोमन फ्लीट, नहीं, बैटल ऑफ दियू जो है ये फ्रांसिस डी एल्मेडा के अंडर हुआ है, राइट, और उन्होंने ही हराया था ऑटोमन फ्लीट को। डोम जाओ दे कास्ट्रो ने नहीं हराया था, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है। इन्होंने जो गुजरात के सल्तनत है उनको हराया था, उनको दीव से जो है बाहर निकाला था। सो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब पूछा क्या गया है यहाँ पे, करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे 3 सही है, 1 गलत है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओनली 3। Now, reason assertion. Statement 1. The victory of British East India Company at the Battle of Plassey marked the beginning of this transformation from a trading company to a territorial power in India. बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट। बैटल ऑफ प्लासी से हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स को एक एडवांटेज मिल गई थी कि अब जो है वो अपने फर्दर कॉन्क्वेस्ट को बैटल ऑफ प्लासी से, जो बंगाल में उन्होंने विजय जो है विक्ट्री हासिल करी है, उससे अब जो है अपने फर्दर कॉन्क्वेस्ट को फ्यूल कर सकते हैं। यानी कि बंगाल को कैप्चर करने का मतलब हुआ कि आपने इंडिया के एक बहुत बड़े इकोनॉमिक रीजन को कैप्चर कर लिया। अब वहां से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो आपके कॉन्क्वेस्ट को जो है पूरा कर सकता है। तो बैटल ऑफ प्लासी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक विन थी ब्रिटिशर्स के लिए। तो अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। रीजन हमने देख लिया, अब देखते हैं क्या वही रीजन स्टेटमेंट 2 में लिखा है। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज वॉन बाय द स्ट्रेटेजिक लीडर रॉबर्ट क्लाइव एंड एक्टिविस्ट मीर जाफर, बिल्कुल सही है। which enabled the company to secure control over the rich province of Bengal. Very much right. राइट, तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं और सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। सो ऑप्शन इज both statement 1 and 2 are correct and the statement 2 explains statement 1. Option A is right. Now, seventh statement regarding Battle of Plassey. Battle of Plassey was won primarily due to the overwhelming superiority of British military strength, advanced आर्टिलरी कंपेयर टू नवाब फोर्सेस। ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, नवाब के पास फोर्स जो थी वो ब्रिटिश से कई गुना बड़ा थी, राइट। ब्रिटिशर्स की फोर्स उसके सामने कुछ भी नहीं थी। ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ प्लासी जीते क्यों? क्योंकि उसके पीछे वेदर रीजंस बहुत सारे थे, राइट। उस दिन वेदर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। दूसरा, धोखेबाजी। नवाब को जो है चीट किया था उनके बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्फिडेंट जो है उनके मिनिस्टर्स ने। उनको चीट करने के बाद चीट क्यों किया था? ताकि उनको जो है वो आगे फर्दर रूलर बनाया जा सके। तो मीर जाफर का नाम हमने सुना ही है, राइट। तो उन्होंने चीट किया और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, इसी वजह से बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज जीते थे। लेकिन उसमें उनकी मिलिट्री डोमिनेंस जो है रीजन नहीं थी, हथियार और जो है सोल्जर्स नवाब के पास बहुत ज़्यादा थे। हाँ, कमांड लाइन एक प्रोसीजर हो सकता है कि ब्रिटिशर्स की जो कमांडिंग थी आर्मी के ऊपर, राइट, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन थी आर्मी की वो बड़ी ही ज़्यादा अच्छी थी, राइट, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन आर्टिलरी और स्ट्रेंथ की अगर बात है तो उसमें ज़्यादा सुपीरियर नहीं थे वो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मीर जाफर हु साइडेड विद ब्रिटिश ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी was immediately recognized as an independent sovereign। देखिए, इंडिपेंडेंट और सॉवरन नहीं रिकॉग्नाइज किया था मीर जाफर को, वो जो है ब्रिटिशर्स के पपेट थे, पपेट जी, ठीक है। तो तभी वहां से डबल जो है रूल भी शुरू हुआ था। वो सिर्फ एक पपेट की तरह काम कर रहे थे, तो वो इंडिपेंडेंट सोवरन नहीं थे, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिप्लॉयड अ लार्ज कॉन्टिजेंट ऑफ फ्रेंच सोल्जर्स हु डिसाइसिवली, नहीं, ये भी गलत है।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भी डिसाइसिव एंगेजमेंट नहीं थी बैटल ऑफ प्लासी। बड़ा ही स्मॉल कॉन्टिजेंट भेजा गया था फ्रेंच की तरफ से जो मदद करता नवाब में मीर जाफर को जाके, लेकिन उसमें कोई जो है नवाब को हेल्प करने के लिए कोई बहुत डिसाइसिव जो है कॉन्टिजेंट नहीं भेजा गया था। बड़ी एक छोटी सी टुकड़ी भेजी गई थी आर्टिलरी मैन की, जो जाके जो है नवाब की हेल्प करती, जिससे फिर भी कोई ज़्यादा बड़ा जो है शिफ्ट हुआ नहीं वॉर में। स्टिल ब्रिटिशर्स वॉन दैट वॉर। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। नो डिसाइसिव एंगेजमेंट वॉज देयर। The aftermath of Battle of Plassey had little impact on Bengal's economic policies, and local rulers continued to control revenue collection autonomously. आफ्टरमैथ था बैटल ऑफ प्लासी का, उसका लिटिल इम्पैक्ट था, नहीं बिल्कुल गलत है। बंगाल ने बंगाल की इकोनॉमिक पॉलिसीज को कंप्लीटली शिफ्ट करके रख दिया था, कोई ऑटोनॉमी रही ही नहीं उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी मर्जी से जो है बंगाल को रूल किया। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में ना इनकरेक्ट पूछा है आपको, तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑल फॉर डी। नाउ इट क्वेश्चन रिगार्डिंग द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ प्लासी के बाद होने वाला एक मेजर बैटल है, जिससे कंप्लीटली बंगाल से जो है ब्रिटिशर्स ने नवाब को साफ कर दिया था, राइट। और वहां पे अब ब्रिटिशर्स का कंप्लीट होल्ड हो गया था। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड कंबाइंड फोर्सेस मीर कासिम, सजादुल्ला एंड शाह आलम। ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। कुछ हद तक गलत का मतलब हुआ कि स्टेटमेंट गलत हो गई। देखिए, कंपनी को लीड किया था मेजर हेक्टर मुनरो ने, रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं लीड किया था। तो यहाँ पे अगर मेजर हेक्टर मुनरो का नाम होता तो शायद जो है स्टेटमेंट सही हो जाती, लेकिन यहाँ पे लिखा है रॉबर्ट क्लाइव, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। और दूसरी तरफ से जो थे वो कंबाइंड फोर्सेस थी, राइट। ट्राई अलायंस था मीर कासिम का, शुजाउद्दौला इलाहाबाद के नवाब का और शाह आलम का, राइट, मुगल एम्पर का। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। Now, second statement: the victory at Buxar granted British East India Company Diwani rights over Bengal, Bihar and Odisha through Treaty of Allahabad. Treaty of Allahabad हुई थी, जिससे ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिले थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आफ्टर द बैटल शाह आलम टू रिटेन फुल सॉवरेनिटी ओवर हिज टेरिटरीज एंड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। देखिए, अब ये गलत है, शाह आलम यहाँ पे हार गए थे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से उन्हें दीवानी राइट्स दे दिए थे। तो ये जो स्टेटमेंट होगी, ये फिर तो अपने आप ही गलत होगी। फुल सॉवरेनिटी फिर कहाँ से एंजॉय कर ली, राइट। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Fourth, the defeat of the Triple Alliance at Buxar marked a decisive shift, transforming Triple Alliance की जो है बात हो रही है, Triple Alliance हुई है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम का जो अलायंस था। At Buxar marked a decisive shift, transforming the British East India Company from a regional power in Bengal to a major force in northern India। ये बिल्कुल सही है। जो ट्रिपल अलायंस हारे उसकी वजह से हुआ क्या, ब्रिटिश की एक काइंड ऑफ डिफैक्टो अथॉरिटी बन गई थी, राइट। और उन्होंने फिर एक के बाद एक मेजर इंडियन रीजनल पावर्स को हराना शुरू कर दिया, राइट। सो टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है एंड टू आर इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है। ध्यान देना है आपको हर बार जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। एज्यूम नहीं कर लेना कि उसने करेक्ट ही पूछा होगा। तो इनकरेक्ट पूछा है। खैर, अगर आप यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट देते आंसर तो वही होता। टू ओनली आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now again, reason. Statement 1: the centralized and bureaucratic control that French East India Company maintained through the French crown ensured greater strategic focus but limited company's ability to respond quickly। बिल्कुल सही। Indian political dynamics unlike the British East India Company which enjoys greater autonomy। फ्रेंच का इंडिया में जो हारना ब्रिटिशर्स के सामने, उसका सबसे बड़ा मेजर कारण यही है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फ्रांस से ही चलती थी। उसको फ्रांस के एम्पायर की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन थी, तो पॉलिसीज वहीं से बनाई जाती थी। स्टेटमेंट ये बोल रही है कि इसका एक स्ट्रैटेजिक प्रिंसिपल जो है इंपॉर्टेंस समझ में आ सकती है कि स्ट्रैटेजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम कर रही थी, लेकिन स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंस तभी काम में आएगी अगर ग्राउंड पे उसे काम करने की आज़ादी हो। कंपनी को थोड़े थोड़े चेंजेस भी ऊपर से पूछ के करने पड़ते थे, जिसकी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपैरिजन में, उन्होंने बहुत इजीली फ्रेंच कंपनी को डिफीट कर दिया इंडिया के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन देखते हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेस ओवर द फ्रेंच इन इंडिया वॉज प्राइमरली ड्यू टू इट्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी एंड सुपीरियर आर्टिलरी। नहीं, ये गलत है। फ्रेंच, इनफैक्ट यूरोप में फ्रेंच की आर्मी, उसकी चेन ऑफ कमांड, उसकी जो है आर्टिलरी बहुत ज़्यादा फेमस थी, और ब्रिटिश के पास ये स्ट्रेंथ नहीं थी। ब्रिटिशर्स की एडवांटेज कोई आर्मी या आर्टिलरी नहीं थी, उनके जो है अलायंसेस थे, उनके डिप्लोमेटिक अलायंसेस, उनकी फाइनेंशियल एंड्योरेंस,
ये रीजंस थे कि ब्रिटिशर जो हैं इंडिया को कैप्चर कर पाए और फ्रांस को इंडिया से निकाल पाए। सो दिस इज नॉट द राइट रीजन, ये स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। नाउ सी इज द राइट आंसर बिकॉज स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, वो फैक्चुअली ही गलत है, तो सी क्या है, राइट आंसर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन अगेन रीजन दर्शन। Decline of strong central authority after fall of Mughal Empire resulted in rise of autonomous regional powers, बिल्कुल सही। Persistent war of succession, बिल्कुल सही। And factionalism which prevented any unified resistance of European expansion। जब मुगल एम्पायर का फॉल हुआ, यानी कि औरंगजेब के बाद जो है मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था, जो दिल्ली के पास जो पावर थी वो उसे एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, मुगल रूलर जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, आपस की लड़ाइयाँ, फैक्शनलिज्म, रीजनल वॉर्स होना, जो स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर्स थे वो दिल्ली से भाग के अपनी अपनी जो है नवाबशिप्स जो है क्लेम करने में लग गए थे, इलाहाबाद में, बंगाल में, हैदराबाद में, राइट। इससे हुआ क्या कि जो लोकल रीजनल पावर्स थी, इट कैन बी मराठास, इट कैन बी सिख, राइट, वो सब क्या है, वो अपनी अपनी ऑटोनॉमी जो है उन्होंने दिखाना शुरू कर दी थी। अब हुआ क्या है कि इससे जो है यूनिफाइड नहीं हुआ इंडिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उन्हें बहुत ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा जो है क्या मिल गए, वैक्यूम्स मिल गए। तो वहां वहां पे उन्होंने क्या करा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने सभी रीजनल पावर्स को एक के बाद एक आइसोलेट करके टैकल करना शुरू करा और उन्होंने जो है कंप्लीटली डिफीट कर दिया, राइट। नाउ स्टेटमेंट 2 इज religious, social, and economic divisions among various Indian kingdoms and elites led to mutual distrust and rivalry, making alliances rare, short-term lived, enabling, ये बिल्कुल सही है। बहुत बहुत छोटे डाइवर्जेंस होने, जैसे मराठास और जो है मैसूर के बीच में जो एक मेजर डिफरेंस था, वो जब सुल्तान जो है मैसूर को हेड कर रहे थे, टीपू सुल्तान, हैदर सुल्तान, मराठास वर नॉट वेरी दे आर वेरी सस्पिशियस अबाउट दी मैसूर अंडर दी सुल्तान, टीपू एंड हैदर सुल्तान, एंड इट इज़ वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू। सो बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस की वजह से लोकल रीजनल पावर्स एक दूसरे के साथ कोई मेजर अलायंस नहीं बना सकी जिससे वो ब्रिटिशर्स को एक साथ होकर टैकल कर पाए। तो स्टेटमेंट 1 का जो है बिल्कुल राइट रीजन है, स्टेटमेंट 2 राइटली जस्टिफाई कर रही है उसको। सो आंसर विल बी दैट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आई होप आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ पूछिए, उसको जो है जल्द से जल्द आंसर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।